क्लास 10 साइंस लेसन 3 धातु और अधातु के साथ क्रिया लुईस बिंदु संरचना आयनिक यौगिक और आयनिक यौगिक के गुण के बारे में। हाँ, उसी से बता देना आप लोग, ठीक है। तो नोट में लिख लो तनी, आज लिखो। धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील, धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील, धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है, याद कर लो। धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है? पोटेशियम होता है। पहला बात ये नोट कर लेना। दूसरा होगा कि अधातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन मत लिखना, फ्लोरीन आप लिख देते हैं, ठीक है। सबसे अधिक कौन सा क्रियाशील होता है? फ्लोरीन होता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पर एक लुईस बिंदु संरचना कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। कैसे लुईस बिंदु संरचना, उसके बाद से देखो ये बनाया गया है ना सब किताब में आपके, ये वाला बनाया गया है। अच्छा ये बनाया गया है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। चलो तो देखो, तो आज का एक टॉपिक रहेगा सबसे पहले लुईस बिंदु संरचना क्या होता है, ठीक है ना। लुईस बिंदु संरचना बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों में नहीं पढ़े होंगे। अच्छा क्या कहोगे, देखो सुनो ध्यान से। कोई भी तत्व है, उस तत्व के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको एक बिंदु के रूप में उसके ऊपर दर्शा दिया जाता है, तो उसी को लुईस बिंदु कहते हैं। क्या कहा गया? कोई भी तत्व है, उस तत्व के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको एक बिंदु के रूप में उस तत्व के चारों ओर जब दर्शा दिया जाता है तो उसी को हम लोग लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। लिख देते हैं कि जब किसी तत्व के अंतिम कोश में, जब किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर लिखते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे लुईस बिंदु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लुईस बिंदु कहते हैं। कोई भी तत्व है, उसके अंतिम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक बिंदु के द्वारा जब उसके ऊपर दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लुईस बिंदु संरचना। जैसे मान लो उदाहरण आपके पास है, कुछ उदाहरण बता दें आपको। उदाहरण में मान लीजिए कि आपके पास क्या है, सोडियम है। क्या है? सोडियम। देखो सोडियम है, सोडियम का कितना होता है? 11 होता है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होता है, 2 कमा करके 8 कमा करके 1, कितना हुआ? 2 8 1 हुआ। तो बताओ इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अगर हम सोडियम का लुईस बिंदु
संरचना जब बनाएंगे किसका, सोडियम का, तो क्या बनेगा देखिए। तो बनेगा आपका सोडियम है, सोडियम का अंतिम में कितना है, तो आप इसको एक बिंदु यहाँ पर दर्शा दीजिएगा, तो यही हो जाएगा सोडियम का लुईस बिंदु संरचना। अंतिम में सोडियम का अंतिम में कितना, एक, तो जब एक है तो सोडियम के ऊपर एक आप इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, अंतिम कोष में जितना रहेगा। मान लो इसी तरीके से आपके पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका तो 2, 8, 2 लिखेंगे ना। तो बताओ अब इसका जब लुईस संरचना बनाइएगा, लुईस संरचना, तो क्या होगा, मैग्नीशियम के अंतिम में कितना है, 2 है, तो Mg के ऊपर आप 2 दिखा दीजिएगा, Mg के ऊपर कितना दिखा दीजिएगा, 2 दिखा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। मान लो इसी तरीके से कार्बन आप ले लो, मान लो ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा था, तीसरा आपके पास कार्बन ले लीजिए। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 कमा करके कितना लिखेंगे, 4। अरे पहला 2 रहता है, देखिए 2, 8, 18, 32 के नियम से हम लोग इसको बना। तो इसकी अगर लुईस संरचना हम लोग बनाएं किसके, कार्बन की, तो क्या होगा, जो कार्बन होगा उसके C लिखेंगे, और अंतिम में 4 है तो 4 इसको हम क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। तो यही आपका होता है लुईस बिंदु संरचना। समझ गए, 4 हमने दिखा दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लुईस बिंदु संरचना। अच्छा, सबको समझ में आ गया क्या होता है लुईस बिंदु संरचना। आपसे कोई पूछेगा तो इस चीज़ को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो किसी यौगिक का लुईस बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। आज का जो ये तीसरा टॉपिक है, किसी यौगिक का लुईस बिंदु संरचना बनाना। लुईस बिंदु संरचना बनाना। कोई यौगिक है, उस यौगिक को लुईस बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। मान लो हमारे पास यौगिक के रूप में आ गया एक NaCl आ गया। NaCl का नाम याद है ना, क्या नाम होता है, कोई बोलेगा, तुम बताओ। KCl का क्या नाम होता है, कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाएगा भाई बताओ KCl का क्या नाम होगा। तीसरा, हाँ, MgCl2 का क्या नाम होगा बताओ, क्लोराइड। MgO का क्या नाम होगा, हाँ, Na का क्या नाम होगा, सोडियम आयोडाइड। माने आपके पास इतना मौजूद है यौगिक, सबका लुईस बिंदु संरचना बनाना। बना लोगे सब लोग, हम बताते हैं। देखिए पहला जो NaCl है, तो NaCl में पहले Na है, तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो 2, 8, 1 हो गया। क्लोरीन है, Cl है, 17 होता है, तो 2, 8, 7 हो गया। तो सीखो, देखो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो 12 में पहले ही सोच रहे होंगे कि 11 में कि हम बायोलॉजी लेकर के पढ़ेंगे, होता है, लेकिन फिर भी बायोलॉजी पढ़े चाहे जो भी, ये सब आएगा केमिस्ट्री। आप तो सीखिए, आप इस में बनाया भी देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कैसे बनाया। पढ़ेंगे तो सब सीखेंगे। सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम का 11 होता है, 11 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2, 8, 1 लिख देंगे। ये 17 है, तो 2, 8, 7। आप नियम भी पढ़े थे, तो आप क्या करना है। अब देखो जब संरचना बनाएंगे तो Na है, अच्छा Na के अंतिम में 1 है, तो ये को बिंदु दिखा दो, ठीक है। Cl का है, Cl का अंतिम है 7 है, तो Cl लिख दो, 7 दिखा दो, लेकिन अलग तनी जो अलग प्रदर्शित करने वाला जो बिंदु होगा उसको अलग से दिखाओ। बताओ, हर एक तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 8। नियम होता है इसका, 8 हो जाएगा तो निष्क्रिय तत्व संरचना प्राप्त करेगा। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 है ना। इसके पास से एक अधिक ही चाहता है ना कि हमारे अंतिम में जो 1 है मैं उसको हटा दूँ। जब 1 हटा देगा तो इसके पास अंतिम 8 हो जाएगा, तो ये निष्क्रिय तत्व की संरचना प्राप्त कर देगा। निष्क्रिय मतलब जानते हैं ना, अरे हालिना हे निशा आरकर जिंदा रहा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, वर्ग 18 का तत्व होता है। तो अगर ये 1 हटा देगा तो इसके अंतिम 8 हो जाएंगे, तो इसका काम हो जाएगा, ये निष्क्रिय संरचना प्राप्त कर देगा। इसके पास अंतिम 7 है, ये तो हटा नहीं पाएगा, बड़ी मुश्किल है, तो एक ग्रहण कर लेगा, ये 8 हो जाएगा इसके पास से।
तो क्या करेगा ना, देखो अभी होगा क्या कि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ये इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो जब देगा तो देखो क्या होगा, Na के ऊपर एगो प्लस आ जाएगा और Cl के ऊपर एगो माइनस। यही तो बनाना था आपको, बनेगा देखिए। मतलब इसको देगा। हाँ, Na के ऊपर एक अधिक है ना, देख रहे हो। तो जो दान दे रहा, जो दान देता है उसके ऊपर क्या कहते हैं, प्लस। माने जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन कौन दान करेगा, जो धातु होगा। बात समझ रहे, धातु क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर अंतिम में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मान लो एक बात जरा सोचो, समझते रहना बाबू। देखो हर एक तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तुम जरा सोचो कि इसके अंतिम में 1 है, तो इसको 8 करने के लिए 7 लेना पड़ेगा। देख रहे हो ना, तो 7 लेना बड़ा मुश्किल है। एक ही बार में कोई 7 नहीं लेता, एक बार लेगा, एक तब एक तब एक तब 7 बार इसको लेंगे तब ये 7, एक 8 होगा। अगर इसको 8 करना है तो आराम से पहले ही 1 छोड़ देगा, 1 छोड़ देता 8 होगा। तो 1 छोड़ना आसान है और 7 को ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए क्या करता है ना कि 1 छोड़ देता है, तो जो छोड़ देता है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। ये क्या करता है, इसके अंतिम में 7 है, तो जब 7 है तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि हमारे अंतिम में 1 और आ जाए तो क्योंकि इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, 7 बार इसको छोड़ना पड़ेगा। तो एक क्या करता है ना, ये ग्रहण कर लेता है, तो ये ग्रहण कर लेता है तो 7 कितना आता है, 8। तो इस तरीके से इसने छोड़ा तो प्लस, और Cl के ऊपर क्या किया, माइनस, हो गया। अब Na+ का मतलब क्या होगा, आपको मैं थोड़ा सा, देखिए आपका आंसर हो चुका है, यहाँ Na है। अगर Na+ कहीं लिख दिया तो यहाँ समझिएगा वो कम है, तो 2 और ये 8 लिखिएगा। बात समझ रहे, इस तरीके से इसको बता सकते। अच्छा, अब आ जाओ सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सेकेंड क्या है, KCl है ना। तो आप K है तो K का अनाइस होता है, याद करना पड़ेगा। ये जो K होता है इसका कितना होता है, अनाइस। तो अनाइस के लिए क्या लिखोगे, देखो 2 8 8 तब 1 लिखिएगा। चलो उसके बाद से कहा है Cl का तो 17 होता है ना, तो आप इसके लिए 2 8 7 लिखिए। 2 8 कितना लिख दिए, 7 लिख दिए। अब बताओ मुझे कि अगर इसको बनाना होगा तो पहले K लिख लो और तब क्या लिख लो, Cl लिख लो। K के अंतिम में कितना है, 1, तो इसमें 1 दिखा दो, और Cl के अंतिम में 7, तो 7 दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 7 दिखा दिया आपने। अच्छा, एक जरूर चीज़ याद रखना, 2 तत्वों को जब दिखाया जाता है ना, तो अलग अलग तनिक बिंदु से दिखा दो, या तो एक क्रॉस कट से दिखा दो, एक बिंदु से दिखा दो। मानी पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ये लिया है कि दिया, सब इसको भी सब बिंदु बना दोगे, भी बिंदु बना दोगे तो ये पता नहीं चलेगा। तब क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको, ये अधिक है ना इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, दे देगा। तो जब ये दे देगा तो K के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और Cl के ऊपर माइनस, तो वही KCl बन जाता है। जितने यौगिक देख रहे हो सबको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। क्यों आयनिक यौगिक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो तत्व है उनके ऊपर आयन उपस्थित है। जैसे Na है तो इसके ऊपर प्लस उपस्थित है, Cl है तो इसके ऊपर माइनस उपस्थित है। बात समझ लो, इसीलिए हम इसको कौन सा यौगिक कह रहे हैं। अब आपको ये बनाना है तो बना लोगे। अच्छा, एक और बता देते हैं, डबल वाला जो है, ये वाला 3 वाला जो है MgCl2। बताओ Mg है, Mg के पास कितना होता है, 12, तो 2 8 का लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है, 17, तो 2 8 7 लिखेंगे। चलो एक Mg है, Mg लिख लेंगे। क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोरीन यहाँ पर दिखा दो, चलो कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक Mg है और 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन आप यहाँ पर दिखा दीजिए। और आप सभी लोग जानते होंगे कि Mg के ऊपर 2 है तो 2 यहाँ पर दिखा दो इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में 7 है तो यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहेगा कि हमारा हट जाए, कि मेरे पास अंतिम 8 हो जाए, कि मैं निष्क्रिय तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर 1 इसको दे देगा। तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चलो 1 ये दे दिया, ठीक है ना, 1 इसको ये क्या कर दिया, दे दिया Cl को, फिर ये दोबारा क्या कि इसको दे दिया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा Mg के ऊपर 2 प्लस आ जाएगा, क्योंकि 2 दे रहा है। एक काम करो, एक Cl के ऊपर माइनस कर लो, नीचे भी Cl के ऊपर माइनस करो। तो इस तरीके से लुईस बिंदु संरचना आपकी बने। खाली Cl2 के ऊपर माइनस नहीं कर सकते, नहीं Cl2 के ऊपर भी माइनस कर देंगे, तभी डबल लिखेंगे तो ये बात एक ही होगी। बात समझ रहे, इसको बना सकते हो, MgO भी बन जाएगा और ये NaI भी बन जाएगा। उधर वाला नोट कर लिए सब लोग, हाँ इधर आ जाओ, साफ दिखाई देगा। तुम इस डेस्क पर आके बैठ जाओ यहाँ, तो हिलाना मत, इसको ध्यान रखना।
चलो इधर आ जाओ, दिखाई नहीं दे रहा। अब आते हैं हम लोग। तो लुईस बिंदु संरचना में कोई दिक्कत है नहीं, बोलिए सब लोग बना लोगे ना। हाँ तो इसी को हम लोग कहते हैं, देखो इसमें दिखाया गया है, इसी को जितना आपको एग्जाम्पल बताया गया है सब आपका आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलो अब आपके पास जो एक चीज़ आया है जिसका नाम है, देखो किताब में लिखा गया है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, ठीक है। देखते हैं आखिर आयनिक यौगिक होता क्या है, बस इसके बारे में। तो क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक यौगिक। आज के यही टॉपिक है। हम आपको जितना भी बताए, ये जितने एग्जाम्पल आप देख रहे थे, चाहे आपका NaCl हो, KCl हो, MgCl2, MgO हो, NaI हो, NaCl हो, ये सब आपके आयनिक यौगिक है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक यौगिक क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर के बना होता है। ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl है, तो Na भी आयन है क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, Cl भी आयन है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। समझ रहे बात को। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं आयनिक यौगिक का। ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। याद हो गया सबको। ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन का मतलब एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, जरा देखो। उदाहरण में आप चाहें तो सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिखिए। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है। दूसरा आप चाहें यहाँ से लिखते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी आप लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। और जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इसका सूत्र होता है MgCl2। तीसरा में आप लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या लिख सकते हैं, CaO लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये सब आपको याद होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, माने ऐसे यौगिक जिसमें आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, बता दो सब लोग। अब आते हैं, किताब में आपका पूरा एग्जाम्पल बनाया है कि आयनिक यौगिक के बारे में सब कुछ लिखा गया है यहाँ पर, कि अब इसके हम लोग गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गुणधर्म क्या होता है। देखो कुछ आपके टॉपिक लिखा गया है यहाँ पर कि कुछ बातें लिखी गई है कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक। अच्छा पहले एक बात बताओ मुझे, आपसे कोई पूछे कि गलनांक क्या होता है तो क्या कहोगे, गलनांक। गलनांक का मतलब होता है गलाना। कह सकते हो कि जब किसी ठोस को गर्म करके गला करके द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो लिख लेना कि जब किसी ठोस को गलाकर, ठोस को क्या करके गलाकर द्रव में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो उसे गलनांक कहते हैं। चलो गलनांक सबको याद हो गया। हाँ, अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पर, जिसका नाम है क्वथनांक। क्वथनांक
का देखेंगे क्वथनांक। अच्छा क्वथनांक जानते हो ना? जब जब बहुत किसी ही द्रव को गर्म किया 0 नहीं डिग्री द्रव सेल्सियस को द्रव को द्रव द्रव को को द्रव को 0 गर्म डिग्री करके गैस में बदल दिया गैस जाए तो उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक कहते हैं। और तो ये भी याद करना कि जब आई 9 में सब पढ़े थे हम लोग, किसी द्रव को गर्म करके गैस में बदल दिया जाता है, गैस में बदल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्वथनांक कहते हैं। तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, माने आपके पास द्रव है और आप इस द्रव को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, किस में बदल गया? गैस में। ठीक है, द्रव है, हमने गर्म किया, गैस में बदल गया, तो इसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं कि क्वथनांक से संबंधित है, आपके किताब में लिखा गया है, याद भी आज तो कर ही लेना आपको, कि एक चीज़ लिखा गया है जिसका नाम है आयनिक यौगिक, उसका गलनांक है, फिर उसका क्वथनांक है। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि जो बातें यहाँ पर लिखी गई है ऐसे चार्टा बना लीजिए और याद कर लीजिए अभी जस्ट। ठीक है, यहाँ आपका है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। ठीक है, यहाँ क्या है? गलनांक, और वो भी किसमें है? केल्विन। यहाँ है क्वथनांक और ये भी किसमें? केल्विन। कुछ आयनिक यौगिक दिए हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक आपका दिया गया। गलनांक से क्वथनांक हमेशा अधिक होता है। जैसे आयनिक यौगिक में मान लो NaCl दे दिया, NaCl को नमक कहते हैं, तो इसका जो गलनांक है 1074 दे दिया। क्वथनांक जो है 1686 दिया है। अगर NaCl है, गलाव के द्रव में इतना ऊपर बदल जाएगा और फिर इसको द्रव को जब गर्म करके गैस में बदलना चाहोगे तो 1686 केल्विन की आवश्यकता होगी। उसके बाद से सेकेंड है लिथियम क्लोराइड, जिसका गलनांक दिया है 887 और क्वथनांक दिया है 1600 दिया है। Na का मतलब होता है बहुत कम, अधिक क्रियाशील। देखो जितना अधिक कोई तत्व क्रियाशील होगा उसको हटाने के लिए उतना ही अधिक हमको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसकी जो क्वथनांक गलनांक दिया 1045 है, क्वथनांक है 1900 आपका। उसके बाद से कैल्शियम ऑक्साइड, देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के तो बहुत अधिक दिया है, 2850 इसका गलनांक है और जो क्वथनांक है 3120 दिया है। फिर आपका दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको आप कहते हैं MgCl2, इसका जो गलनांक है 981 है, क्वथनांक जो है 1685 है, 1685 है। ठीक है, तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए। आओ अब नेक्स्ट पर चलें। याद हो, ये सब याद कर लेना कि जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका गलनांक 1074 केल्विन, जो क्वथनांक होता है कितना होता है? 1686। देखो जब कंपटीशन में जाओगे ना तो ये बनाया है, तो जो बच्चे होते हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं सब, वो पूरा याद कर लेते हैं, इसको टोटल याद कर लेते हैं। कभी भी उनसे पूछा तो बताओ बच्चों जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका गलनांक कितना होता है, तो कहता है कि हाँ सर 1074 होता है, क्वथनांक 1686 होता है। लिथियम क्लोराइड का गलनांक 887 और जो क्वथनांक होता है 1600 होता है। और कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक 1045, क्वथनांक 1900 होता है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका गलनांक 2850, क्वथनांक 2120। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो गलनांक 981, क्वथनांक आपका हो जाएगा 1685। सबको याद हो गया। तो आयनिक यौगिक देख लिए हम लोग, कभी भी आयनिक यौगिक पूछेगा तो ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम एक धनायन है, क्लोरीन आपका ऋणायन है। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो Mg आपका सोडियम, मैग्नीशियम जो है क्या है? धनायन है, क्लोरीन आपका ऋणायन। और इसमें एक धातु अवश्य रहेगा। देख रहे हैं ना, ये भी देखो NaCl है तो Na आपका धातु है, Cl अधातु है, लिथियम आपका धातु है, अधातु है, धातु है, अधातु है, धातु है, धातु है, धातु है, धातु। जो धातु होता है इलेक्ट्रॉन को देता है
क्योंकि उसके अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दान करके अपना 8 संरचना रख करके बनाता है। जितने यहाँ धातु होते हैं सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसके अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो ग्रहण करके तब एक अस्थायी यौगिक क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इतना हम लोग आज देखें, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक आपको बता देते हैं कि जो आयनिक यौगिक होता है इसके क्या क्या गुण होते हैं। समझ रहे हो बात को? आयनिक यौगिक के गुण अब देखते हैं। अगला हेडिंग जो हमारे पास है, आयनिक यौगिक के गुण। का गुण होता है, जो आयनिक यौगिक है का गुण है, सब आपकी किताब में लिखा गया, देख रहे हैं। 4-5 गुण आपका दिया गया आयनिक यौगिक का। तो पहला आप कहेंगे कि माने भौतिक प्रकृति आपको दिखा रहा है कि धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये ठोस तथा बड़े कठोर होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक समानतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है टूट जाता है, तथा दाब डालने पर टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो पहला तो बात आप क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले कि आयनिक यौगिक धन और ऋण आयन से मिलकर बना होता है। धन और ऋण आयन से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसके कारण इसमें मजबूत बंध पाया जाता है। मजबूत बंध का होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। जब धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होगा, जरा सोचो, तो धन और ऋण जब चिपक जाएंगे तो इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इसलिए इसका गलनांक देख रहे थे 1600-2800 चला जा रहा था। समझ रहे हो? चलो, पहला बात तो सब जान गए। दूसरा बात कहोगे कि आयनिक यौगिक अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस को मतलब जानते ही होंगे, जैसे नमक होता है, तथा ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये भंगुर होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर बात आप लिख सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। यानी इसके बीच में जो इनमें जो बंध पाया जाता है उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो पहला आप कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। याद करो सब लोग, जब भी धन और ऋण आयन से मिलकर बना है तो इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक किसकी आवश्यकता होगी, ताप की आवश्यकता होगी। इसीलिए आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक। अधिक का मतलब है कि उसको तोड़ने के लिए अधिक ताप दिया जाएगा। जितना अधिक ताप देंगे उतना ही अधिक गलनांक और क्वथनांक बढ़ेगा। और मान लो कोई है यौगिक है 20 डिग्री पर टूट गया तो उसका गलनांक कम होगा, कोई 50 डिग्री पर टूट गया तो उसका गलनांक अधिक होगा। जितने मजबूत बंध होंगे उसको तोड़ने के लिए उतना ही अधिक ताप की आवश्यकता होगी, और जितना ही अधिक ताप बढ़ाएंगे गलनांक उतना ही अधिक होता चला जाता है। तो ये भी जान जाएंगे, ठीक है ना। 4 नंबर भी आप बता सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये समानतः जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होता है, घुलनशील। लेकिन अगर पेट्रोल है, पेट्रोल ले लीजिए, चाहे आप केरोसिन तेल ले लीजिए, इसमें ये अघुलनशील होता है। जैसे NaCl बा नमक है ना, ये आयनिक यौगिक है क्योंकि NaCl उपस्थित है। जब इसको जल में डालोगे तो घुल जाएगा, लेकिन पेट्रोल में डालोगे तो नहीं घुलाएगा। कभी ट्राई करना, पेट्रोल जब होगा ना थोड़ा सा ले लेना, माने ढक्कन वगैरह में उसमें थोड़ा सा नमक डाल कर देना, देखना इसमें घुलता है कि जहाँ रखते हैं डालते हैं वहीं पर आ जाता है। चलिए ट्राई करना पड़ेगा, नीचे बैठ जाएगा। हाँ, मैंने ट्राई करने के बाद तो जब हम कह दिए नहीं घुलेगा तो बैठेगा, इसमें शक कोई बात नहीं। तो आप कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक
जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है भाई? घुलनशील। लेकिन पेट्रोल, पेट्रोल का नाम देख ही रहे हैं, दाम देख ही रहे हैं। केरोसिन तेल बहुत कम है। में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। ये कल अगर आपसे पूछा जाए तो सब लोग बता दोगे ना? एकदम बता दोगे। 5 नंबर आ जाओ। 5 नंबर ये कह सकते हैं कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, क्योंकि इतना अच्छा बात लिखा गया है, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, कौन? आयनिक यौगिक, तब विद्युत के कुचालक होते हैं। मानो नमक है, उसमें तार लिया के सटाओगे नमक में, तो नमक में लाइट नहीं मारेगा। अगर पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालोगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा, धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। अच्छा, अब एगो धन एगो ऋण है तो धारा तो बहेगा, हाँ लाइट मार देगी। तो लिख लेते हैं इसमें 5वां नंबर में कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के उचालक होते हैं, विद्युत के उचालक होते हैं। तथा जब जल में घोल देते हैं, जल में घोल देते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो विद्युत के सुचालक होते हैं। यह भी आपको याद है। जब हमारे ठोस में रहेंगे तो अपने आयन में नहीं टूटे रहेंगे, तो इसका अंदर धारा हम लोग प्रवाहित नहीं कर सकते। लेकिन जब जल में जब हम लोग डालेंगे, जैसे मान लो कि जल है, ये यहाँ पर उपस्थित है जल, हम इसमें NaCl डाला तो ये Na+ में और Cl- में टूट जाएगा, तो इसीलिए अपने आयनों में टूट जाता है, इसीलिए इसमें धारा क्या होती है? प्रवाहित हो सकती है। बात समझ गए? तो इतना आपको अगर आता है पूछने के लिए तो बता सकते हैं। तो चलो साइंस इतना हम लोगों ने आज पढ़ा।